दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि जो ट्रिपल सी में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उन सब प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें सॉल्व क्या करना है, मतलब बता दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन, मतलब ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न के बारे में हम आपसे बात कर लेंगे। ओके, तो आपने जो क्लास ज्वाइन किया होगा, इंस्टीट्यूट वगैरह, कंप्यूटर संस्था ज्वाइन किया होगा, तो उसमें नेटवर्क पढ़े होंगे। तो देखिए, नेटवर्क में जो हम बात करें तो नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क में चार तरह के नेटवर्क होते हैं। चार तरह के नेटवर्क में आपका आता है लैन। लैन क्या होता है, देखिए पहले चारों को लिख लेते हैं। लैन, मैन, वैन और पैन। तो हम चारों को लिख लेते हैं, बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो जो लैन होता है ना, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि जब भी हम एक घर में या एक बिल्डिंग में नेटवर्क की बात करेंगे, डेटा को आदान प्रदान करने की बात करेंगे, तो वहाँ पे लैन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि लैन कोई अलग चीज़ नहीं है। लैन को बोले तो एक लैन वायर है, यानी कि वायर के माध्यम से हम जो डेटा को आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम लोग एक घर में या बिल्डिंग में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लैन को यूज़ करते हैं, यानी कि एक घर में दो से अधिक कंप्यूटर के बीच नेटवर्क, यानी कि डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो लैन का यूज़ करते हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछता है कि लैन का फुल फॉर्म, पहले तो लैन का फुल फॉर्म पूछ दिया। तो लैन का फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होता है कि एक घर में या कैंपस में नेटवर्क सेट करने के लिए कौन से नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं, चार ऑप्शन दे देता है, आप देख लीजिए कौन सा नेटवर्क, यानी कि हमारा ये लोकल ही होगा क्योंकि एक बिल्डिंग में या घर में या कैंपस में इसका यूज़ करने के लिए, सॉरी, नेटवर्क का यूज़ करते हैं और आपस में कनेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि पॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है कि इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और यह लैन के पीछे बड़ा होता है। लैन के पीछे बड़ा होने का मतलब कि जब ये इसकी हम बात करें तो ये होता है एक शहर या कस्बे को आपस में कनेक्ट कर रखता है, यानी कि एक शहर या कस्बे में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है, तो उसमें हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ओके, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारा एक शहर को कवर कर लेता है, यानी कि आपस में जोड़ देता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो करता है, क्वेश्चन करता है कि मैन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया और नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होता है कि कौन सा नेटवर्क एक शहर या कस्बे को आपस में जोड़ता है। तो इसका हो जाएगा मैन। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि किसी शहर का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस शहर में जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है, तो कौन से नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया होगा, तो वह होगा हमारा मैन। ओके, नेक्स्ट पूछता है वैन। वैन होता है, वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि वाइड एरिया और नेटवर्क होता है। वाइड मतलब बोले तो बहुत विस्तृत होता है, यानी कि इसकी जो एरिया होती है ना, इसका कोई एरिया लिमिट नहीं होता है, बहुत ही बड़ा होता है इसका एरिया, यानी कि कोई सीमित नहीं होती, इसकी सीमा नहीं होती है। तो इसका क्वेश्चन पूछता है कि बहुत ही लार्ज, यानी कि बहुत ही बड़े जगह को कवर करने के लिए किस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही बड़े जगह के बहुत ही बड़े जगह को कवर करने के लिए हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और जो हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट भी आपका इसी बेस पर कार्य करता है, यानी कि जो वैन है, वैन के बेस पर ही इंटरनेट कार्य करता है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि जो इसमें डेटा का आदान प्रदान करें, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। ओके, उसके बाद से मैन की स्पीड इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होती है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद से जब इसकी बात करें हम वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क की, तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि इसका जो एरिया होता है ना, बहुत ही बड़ा होता है। ओके, यानी कि इसके एरिया की कोई सीमा नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट हमारा पैन। पैन पूछता है पैन का फुल फॉर्म, यानी कि देखिए पैन का फुल फॉर्म आपने देखा होगा कि जो हम पैन में नेटवर्क की बात करते हैं, यानी कि पैन नेटवर्क की बात करें तो इसका होगा
पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, यानी पेन का फुल फॉर्म होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम पेन को, जो एक पेन कार्ड होता है, यानी पेन कार्ड आपने देखा होगा जो कि आयकर विभाग आपको देती है या आयकर विभाग किसी व्यक्ति को देती है, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पी फॉर परमानेंट, ए फॉर अकाउंट, एन फॉर नंबर। ओके, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। लेकिन यहाँ पर हम नेटवर्क की बात कर रहे थे। नेटवर्क में हो जाएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। हो जाता है कि जब हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट किए रहते हैं तो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसमें लोकल नहीं होता है और न ही मेट्रोपॉलिटन होता है और न ही वाइड होता है। यह एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होता है। ओके, इसका फिर क्वेश्चन पूछता है कि पैन किस प्रकार का नेटवर्क है, वायरलेस है या वायर्ड है। यह वायरलेस नेटवर्क होता है क्योंकि इसमें हम ब्लूटूथ वगैरह ओपन करके हम कनेक्ट करा सकते हैं आपस में। ओके, तो आपने देख लिया नेटवर्क, यानी कि इस तरह के 4-5, यानी कि अब जो इसके पूछेगा तो 3 क्वेश्चन पूछता है। 3 क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, आपका लाइन का फुल फॉर्म, लाइन का यूज़ कैसे होते हैं, अलाइन में क्या होता है, मैन का हो गया, वाइड का वैन का हो गया, और ये पैन का हो गया। यानी कि हमारा लगभग 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 6 क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, देखिए क्या होता है। आपने देखा होगा टोपोलॉजी नेटवर्क, जो नेक्स्ट नेटवर्क होता है वो होता है टोपोलॉजी। यानी कि आपने कभी टोपोलॉजी का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि टोपोलॉजी एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क होता है कि जो कि भौतिक मतलब भौतिक प्रकार से इसको मतलब बनाया जाता है। ओके, यानी कि अगर जो हम बात करें कि हमने किसी बिल्डिंग में मतलब नेटवर्क तो यूज़ किया है, उसमें लैन नेटवर्क यूज़ किया है, तो उसमें किस तरह के टोपोलॉजी यूज किए होंगे, यानी किस तरह से हमने कंप्यूटर को लगाया होगा। देखिए, कंप्यूटर को लगाने के डिज़ाइन को ही टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमने किसी नेटवर्क को बनाया है, उसमें किस तरह के हमने कंप्यूटर को सजाया है, यानी कि कंप्यूटर को सजाने की प्रक्रिया ही हमारी टोपोलॉजी होती है। ओके, देखिए टोपोलॉजी हमारी 5 होती है, मतलब टोपोलॉजी तो 5 ही पूछता है, बाकी अभी टोपोलॉजी के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं। 5 टोपोलॉजी होती है और 5 टोपोलॉजी के बारे में पूछते हैं। 5 को हम नाम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद से होता है स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद होता है ट्री टोपोलॉजी, उसके बाद होता है मेश टोपोलॉजी। देखिए, हम कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसका एक आर्किटेक्चर बना देते हैं, बाकी देख लीजिएगा, हम उसको समझा देंगे। देखिए, जो बस टोपोलॉजी होती है ना, बस टोपोलॉजी में सिंगल एक सर्वर होता है। सर्वर के बाद से वायर जाता है जिसको टर्मिनल बोलते हैं या बैकबोन बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंटर लगा होता है, इसके बाद से वर्क स्टेशन लगे होते हैं। ओके, तो इसका बस क्यों नाम पड़ता है, क्योंकि जो सर्वर की हम बात करें तो सर्वर बन जाता है आपका ड्राइवर। ओके, और यहाँ पे प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर बन जाता है आपका कंडक्टर। बाकी यहाँ पे जो ये वर्क स्टेशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे यूज़र्स बैठ करके अपना कार्य करते हैं। ओके, यानी कि यह बस की तरह दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ जाता है बस टोपोलॉजी। ओके, और इसमें हम लोग लैन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया बस टोपोलॉजी। इस पूरे टोपोलॉजी का ही नाम है बस टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी कुछ खास नहीं होता। रिंग टोपोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछता है। रिंग टोपोलॉजी से क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है। तो सबसे विलंबित टोपोलॉजी आपकी रिंग टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें जो एक कंप्यूटर फॉल्ट होता है, सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, उसके बाद के सारे कंप्यूटर से बंद हो जाते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब पूछता है कि एक ही दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में डेटा फ्लो कर, मतलब एक ही दिशा में डेटा फ्लो किस टोपोलॉजी में करता है। तो रिंग ही एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें डेटा सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है। ओके, रिंग में केंद्रीय हब नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी में केंद्रीय हब नहीं होता है, केंद्रीय हब होता है स्टार टोपोलॉजी में। और क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय हब किस टोपोलॉजी में मिलता है। तो केंद्रीय हब हमारे स्टार टोपोलॉजी में मिलता है। रिंग टोपोलॉजी में कोई केंद्रीय हब नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक यहाँ पे सर्वर होता है, सर्वर से एक कंप्यूटर जुड़ा होता है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा होता है, इससे कंप्यूटर, इससे ये, फिर इससे ये, फिर आकर के ये यहाँ जुड़ जाता है। यानी कि यह सर्किल की तरह होता है, जिसके कारण इसका नाम ही पड़ जाता है रिंग टोपोलॉजी। ओके, ये हमारा हो गया रिंग टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि जो मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ स्टार टोपोलॉजी को, या यहाँ पर पीछे थोड़ा सा बना लेता हूँ स्टार टोपोलॉजी को, कि ये यहाँ पे इसका मेन सर्वर हो जाता है। मेन सर्वर से इधर कंप्यूटर जुड़ गया, इधर जुड़ गया,
इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया। यानी कि ये क्या है कि हम एक सर्वर होता है और सर्वर के बाद हम कंप्यूटर को साइड साइड में जोड़ देते हैं। तो इस तरह के टोपोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी में एक बेनिफिट्स है कि हम जब कोई एक कंप्यूटर लगा मतलब ऑन करते हैं या सॉरी स्टार टोपोलॉजी का एक फ़ायदा है कि जब भी हमारा एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो सिर्फ एक ही कंप्यूटर ख़राब होता है, बाकी कंप्यूटर चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, और जो ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो हमारा डेटा इसमें का जो है इसमें नहीं मिल पाएगा और इसमें से हम डेटा इसमें भेज भी नहीं पाएंगे। यानी कि इसमें मतलब देखिए टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि टोपोलॉजी का मतलब कि हम डेटा आपस में कैसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेटा आपस में शेयर तो कर सकते हैं तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, सॉरी, हाँ तो टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, देखिए टोपोलॉजी कि जो हमारा ये कंप्यूटर ख़राब हुआ तो हम इसका डेटा इसमें नहीं भेज पाएंगे और इसका डेटा इसमें नहीं भेज पाएंगे। यानी कि हमारा ये डेटा कभी प्राप्त नहीं होगा, कंप्यूटर ख़राब हो गया, ख़राब हो गया। ओके, इसमें क्या हुआ कि हमारा एक कंप्यूटर ख़राब हुआ, ये नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, बाकी सारा काम करेंगे, इसका डेटा हम कोई नहीं देख पाएंगे। ये कंप्यूटर ख़राब हुआ तो ये हमारा खराब मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो गया हमारा बैकबोन ख़राब हो गया, टर्मिनल ख़राब हो गया तो सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे। इसमें जो हमारा ये कंप्यूटर ख़राब हो गया तो ये सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वायर से सारा जुड़ा होता है। और ये सब टोपोलॉजी बनाने में बहुत कम वायर की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक लिया और यहाँ से वायर कनेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वायर लाया, यहाँ पर कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ पर वायर लाया, कंप्यूटर जोड़ दिया, यहाँ पर वायर लाया, यहाँ कंप्यूटर जोड़ दिया। मतलब ऐसे करके इसमें रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर को हम ऐड करते रहते हैं। स्टार में क्या है कि एक सर्वर है और हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इसके बाद चलते हैं ट्री टोपोलॉजी में ना, तो ट्री टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है और यह जो होता है ना कि इसमें दो टोपोलॉजी मिल करके एक टोपोलॉजी को बनाती है। यानी कि इसमें आपका मिल जाता है बस टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, दोनों टोपोलॉजी मिल करके एक ट्री टोपोलॉजी को बनाती हैं। ओके, यानी कि हमारा बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी मिल करके ट्री टोपोलॉजी को बनाती हैं। तो हम इन सबको मिटा देते हैं, उसके बाद से देखते हैं। हाँ, तो हम अब ट्री टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी में हमारा सबसे पहले एक बस टोपोलॉजी ले लेते हैं, यानी कि एक मेन सर्वर हो जाता है। ओके, सर्वर हमने ले लिया जिसको हम पेड़ का जड़ कह सकते हैं, मतलब पेड़ का जड़ कह सकते हैं, रूट, यानी कि पेड़ का रूट कह सकते हैं। अब यहाँ से ये मेन निकला जो कि इसका मेन पार्ट होता है, उसके बाद से यहाँ से निकला और इसका जो डाली होता है, डाली निकल गया, उसके बाद से यहाँ पर हमने लगा दिया एक हब और यहाँ पर भी हमने लगा दिया एक हब, यहाँ पर भी हमने एक लगा दिया हब। ओके, यानी कि हब लगाने का मतलब कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने की एक जगह। ओके, अब यहाँ से मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने कंप्यूटर जोड़ दिया, 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 यहाँ से कंप्यूटर जोड़ दिया, ये सब हमने कंप्यूटर जोड़ दिया। ओके, हब से जोड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कंप्यूटर, यानी कि हम इसकी बात करें तो यह हमारा हो जा रहा है नॉर्मल जो हब लगाया है वो हो जा रहा है हमारा एक बस टोपोलॉजी। और इसकी हम बात करें जो कि हमारा बस के बाद से हब से निकला हुआ है, इसको बोल रहे हैं स्टार टोपोलॉजी। यानी कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों मिल करके बनाते हैं एक ट्री टोपोलॉजी को। ओके, इसमें लगभग कुछ ज़्यादा वायर का यूज होता है, क्योंकि यहाँ से आपका यहाँ जाता है, मतलब ये वायर का यूज इसमें कुछ ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद से आती है आपकी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए मेश टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है, लेकिन हाँ इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। यानी कि पूछता है क्वेश्चन पूछता है कि 25 कंप्यूटरों का टोपोलॉजी तैयार करने में सबसे ज़्यादा वायर किस टोपोलॉजी में होते हैं लगेंगे। यानी कि जब हम 25 कंप्यूटरों का टोपोलॉजी तैयार कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वायर किस टोपोलॉजी में लगेंगे। ओके, तो हम मेश टोपोलॉजी की मतलब मेश टोपोलॉजी में ही लगेंगे, बाकी इसका डिज़ाइन बना करके दिखा देते हैं आपको। ओके, हाँ तो देख लीजिए, पहले हम कंप्यूटर बना लेते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर, 25 कंप्यूटर नहीं बना पाएंगे हम, 6-7 बना लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। देखिए हमने एक कंप्यूटर बना लिया, मतलब कुछ कंप्यूटर बना लिए हैं। अब देखिए क्या हुआ कि मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है।
यानी कि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से नहीं जुड़ा हो, ठीक है। उसके बाद से इस कंप्यूटर को भी सारे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, ओके, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इससे डेटा भी आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद से इस कंप्यूटर को भी ना सारे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता है जो कि किसी कंप्यूटर से न जुड़ा हो। ठीक है, यानी कि अब इसमें देखिए क्या है कि अब हमारे पास 6 ही कंप्यूटर्स हैं, ओके। उस उसमें 6 कंप्यूटर की बात करते हैं, तो उसमें 6 कंप्यूटर के लिए हमें सिर्फ 6 वायर की ज़रूरत पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में तो एक ही वायर से हमारा काम चल जाता है। बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा 6 वायर की ज़रूरत पड़ती है, यानी 7 वायर से काम चल जाता है। ट्री टोपोलॉजी में भी वैसे ही हमारा हो जाता है कि एक हब हो जाता है, बाकी सॉरी एक टर्मिनल हो जाता और 6 वायर हो जाते हैं। अगर हम फिर बात करते हैं इसमें 7 कंप्यूटर्स हैं, और जो हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते थे, एक हब हो जाता है और 7 वायर हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए 7 जो हम बोले हैं, तो ये 7 कंप्यूटर था, 6 को 36, यानी कि 36 वायर्स लगे होंगे इसमें, ओके। यानी कि इस टोपोलॉजी में हमारे 36 वायर लगे हुए हैं, जहाँ 6 की ज़रूरत है वहाँ 36 लगाया गया है, यानी कि इस टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है, ओके। और सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड से जुड़े होते हैं, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर के नोड से जुड़े होते हैं, तो वो टोपोलॉजी होती है हमारी मेस, ओके। यानी कि हमारा नेटवर्क क्लियर हो गया हमारे हिसाब से। और जो हम आगे चलते हैं कि टोपोलॉजी ध्यान दे देना, क्योंकि टोपोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। और अभी कुछ देर पहले नेटवर्क पढ़ाए थे, लैन वैन, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, ओके। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IFSC का नाम आपने सुना होगा, IFSC। देखिए हम सिस्टमेटिक रूप से नहीं पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा जा रहा है इससे हम उसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। जो आपको सिस्टम से पढ़ना होगा, यानी कि सीरियल वाइज पढ़ना होगा, तो एग्जाम खत्म होने के बाद हम सीरियल वाइज पढ़ाएंगे। यानी कि हमारा एग्जाम 8 तारीख को खत्म हो रहा है, तो 9 तारीख से हम एकदम सिस्टम से पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे, फंडामेंटल से लेकर के लास्ट तक। यानी कि आपको जो मई में एग्ज़ाम देना है या जून में एग्ज़ाम देना है, तो आप इस वीडियो से, मतलब मेरे वीडियो से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ पेपर का, यानी पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन पे ही बात कर रहे हैं। यानी कि आप जो आपको कल, यानी कि 7 तारीख में या 8 तारीख में पेपर देना है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ओके। IFSC का नाम आपने सुना होगा। IFSC से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि IFSC का फुल फॉर्म क्या है। तो IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और कोड, ओके। यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि IFSC का फुल फॉर्म पूछता है कि IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ओके। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है कि टोटल IFSC में कितने डिजिट होते हैं। देखिए डिजिट बोले तो इसमें लेटर की संख्या पूछ रहा है, यानी कि जो हमारे डिजिट होते हैं, डिजिट की संख्या पूछ रहा है। तो आप अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स को भी काउंट कर लीजिए, यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर्स को भी काउंट कर लीजिए। और इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे यहाँ 4 अल्फ़ाबेट हो गए तो उसके बाद से नंबर्स होंगे सारे, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका कि सिर्फ एक ही डिजिट ज़ीरो जो होता है वो नंबर्स होता है, बाकी सारे चीज़ अल्फ़ाबेट्स में ही होते हैं। तो मैं बता दूं कि IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं। तो देखिए डिजिट बोल रहा है, तो डिजिट बोलने का मतलब कि इसमें टोटल संख्या कितनी होती है, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो या लेटर हो। यानी कि अल्फ़ाबेट और लेटर दोनों मिलाकर के जो इनकी संख्या होती है वो होती है 11, यानी कि 11 डिजिट होते हैं, ओके। अब इसमें होते हैं आपके 4 अल्फ़ाबेट, जो 4 होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं स्टार्टिंग का। उसके बाद से आपका आता है जो 5वां नंबर का होता है, वो होता है आपका 0, यानी कि जो 5वां नंबर का होता है वो होता है 0। और ये 0 पे ही क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा डिजिट है जो कि बैंक के पहचान कोड को और बैंक के IFSC कोड को दोनों को अलग अलग करता है, ओके। यानी कि 0 ही एक ऐसा लेटर है जो कि बैंक के पहचान कोड को IFSC कोड से अलग कर देता है। यानी कि वो जो आपके बैंक का IFSC कोड है, मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद से आपके जो 6 डिजिट होते हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, ओके। तो मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ IFSC कोड, जिसमें मैं लिखता हूँ कि BARB0 SA
SALEMP, ओके, BAR0 BARB0 SALEMP। देखिए इसमें हमारे टोटल 11 डिजिट हैं, 3 3 6 3 9 और 2 11, ओके। जो कि ये जो हमारे कोड हैं ये बैंक के पहचान है, यानी कि बैंक की पहचान है कि BARB जो होता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है। यानी कि कभी भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा का IFSC कोड देखेंगे, चाहे कहीं का भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो यहाँ उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो या दिल्ली का हो या महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, BARB ही होगा, ओके। उसके बाद से आता है ये जो कि जीरो होता है, और जीरो से पूछता है कि बैंक कोड के पहचान से IFSC कोड को अलग करने वाली कौन सी डिजिट होती है, तो वो है जीरो हमारा, ये नहीं कि यह हमारा जीरो है, ओ नहीं है, ओके। उसके बाद से ये आता है आपका कोड। तो ये देखिए अल्फ़ा भी हो सकता है और नंबर्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा होगा और ये ज़रूरी नहीं कि नंबर्स भी होगा। नंबर सिर्फ एक ही होता है जो कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। उसके बाद से आपका ये अल्फ़ा भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ओके। तो ये हमारा हो गया कि बैंक पहचान से जो हमारी बैंक पहचान कोड से IFSC को अलग करने वाली जो डिजिट होती है वो होती है हमारी ज़ीरो। यानी कि टोटल को हम IFSC कोड बोलते हैं, सिर्फ इसको नहीं बोलते हैं, टोटल को हम IFSC कोड बोलते हैं, और टोटल 11 डिजिट को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारा एक ही बैंक के, यानी कि एक ही बैंक के 2 ब्रांच में खाता है, तो दोनों का IFSC कोड अलग होगा। देखिए, और जो एक ही बैंक के 2 ब्रांच में आपका खाता है, वैसे तो और जो हमने एक खाता यूपी में खुलवा लिया है और दूसरा खाता बिहार में खुलवा लिया है, चाहे बैंक वहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जैसे कि होम ब्रांच का IFSC कोड अलग होता है, यानी कि आपका एक होम ब्रांच में है, एक सलेमपुर का होम ब्रांच में है और एक देवरिया का होम ब्रांच में है, यानी कि आपने ये दोनों अलग अलग खाता खुलवाया हुआ, दोनों का IFSC कोड अलग होगा, ओके। अगर हाँ एक ही बैंक है, एक ही ब्रांच है, उसका होम ब्रांच के पास CSP यानी कि जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, वहाँ पर आपने खाता खुलवाया है, तो आपका उसके पास आपका खाता होम ब्रांच में खुलेगा ही नहीं, ओके। तो उसका जो IFSC कोड होगा वह एक ही होगा। लेकिन जो हम 2 शहरों के बीच में खाता खोलें, कि एक सलेमपुर एक देवरिया या गोरखपुर, अदरवाइज कहीं भी खाता खुलवा लिया है, तो दोनों का IFSC कोड अलग होगा, क्योंकि IFSC कोड होम ब्रांच के अलग अलग होते हैं। देखिए बैंक कोई भी हो, IFSC कोड होम ब्रांच के अलग अलग होते हैं, ओके, ठीक है। फिर पूछता है कि अगर हम एक ही बैंक में 2 लोगों का खाता खोला है, यानी कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुला हुआ है और किसी और ने उसी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा लिया है, तो हम दोनों का IFSC कोड अलग होगा। यानी कि मान लीजिए कि मैंने अपना खाता खुलवाया है, फिर मेरे भाई ने खाता खुलवाया, तो दोनों लोगों का IFSC कोड अलग होगा। तो मैं बता दूं, किसी व्यक्ति का पर्सनल स्पेसिफिक IFSC कोड नहीं होता, वो एक बैंक का IFSC कोड होता है, यानी कि वह बैंक का ही IFSC कोड होगा, आपका IFSC कोड नहीं होगा, ओके। तो ये नेक्स्ट हमारा आता है UPI के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से लगभग जब सभी लोग UPI यूज़ करते हैं। तो देखिए जो UPI होता है ना, UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद से पूछता है UPI से एक दिन में कितना पैसा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए अब UPI में आपका एक भीम UPI है, तो जो हम भीम की बात करें तो भीम से, यानी कि भीम जो हमारा UPI है, इस भीम से हम मैक्सिमम 40,000 रुपये एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। भीम से हम 40,000 रुपये एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद से भीम का फुल फॉर्म पूछता है, तो जो भीम का फुल फॉर्म होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि जो भीम का फुल फॉर्म होगा वो होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके। भीम UPI को कब लॉन्च किया गया? 2016 में, याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया? रघुराम जी राजन, रघुराम, बस ऐसे रघुराम राजन लिख लीजिएगा, बाकी वहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ओके। UPI को कौन ऑपरेट करता है? UPI को ऑपरेट करता है NPCI। अब NPCI का फुल फॉर्म, अब NPCI का जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और सिर्फ एक भीम की ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे गूगल पे आप यूज़ कीजिए या फ़ोन पे यूज़ कीजिए या अदरवाइज किसी भी यूपीआई की हम बात कर लें, हर यूपीआई का जो ऑपरेटर है वो है एनपीसीआई। ओके, यानी कि हर यूपीआई को ऑपरेट करता है एनपीसीआई और एनपीसीआई को ऑपरेट करता है आरबीआई। ओके, यानी कि जो हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, भीम पे, अदरवाइज पेटीएम वगैरह कुछ भी हो, वो सब हमारा ऑपरेट होता है एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछ देता है, और कि यूपीआई को कौन ऑपरेट करता है ये पूछ देता है। यूपीआई को ऑपरेट करने वाला एनपीसीआई है, और यूपीआई लॉन्च हुआ हमारा 2016 में। यूपीआई को लॉन्च किया रघुराम राजन जी ने, और एनपीसीआई को लॉन्च किया गया था 2008 में, 2008 में। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यूपीआई से इतना सारा क्वेश्चन पूछे। हाँ, आज भीम क्या पूछे, भीम का 40,000 होता है। अदर किसी भी यूपीआई की बात करें तो सब छोड़ दें, मतलब बोले यूपीआई से भीम को छोड़ करके बोलें तो सबका 1 लाख तक होता है, यानी कि हम 1 लाख रुपये हम भेज सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपीआई का इतना ही क्वेश्चन लगभग पूछ रहा है अभी फिलहाल में, बाकी जो क्वेश्चन आगे पूछेंगे आपको आगे इन्फॉर्म करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस का फुल फॉर्म, आरटीजीएस का फुल फॉर्म और नेफ्ट का फुल फॉर्म, नेफ्ट का फुल फॉर्म और आरटीजीएस का फुल फॉर्म। देखिए, आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ग्रॉस। ओके, उसके बाद से आता है आपका नेफ्ट का। तो नेफ्ट का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और टिस ट्रांसफ़र। ओके, उसके बाद से पूछ देता है कि नेफ्ट को कब लॉन्च किया गया था, यानी कि नेफ्ट को लॉन्च कब किया गया था। तो नेफ्ट को हमारा 2005 में लॉन्च किया गया था, और आरटीजीएस को पूछ देता है तो आरटीजीएस को 2004 में लॉन्च किया गया था। ओके, उसके बाद पूछता है आरटीजीएस का मैक्सिमम चार्जेस कितना है, यानी कि आरटीजीएस जब हम करते हैं तो इसका मैक्सिमम चार्जेस कितना होता है। तो आरटीजीएस का मैं बता दूं कि आरटीजीएस का जो मैक्सिमम चार्जेस होता है वो होता है 55 रुपीज़। ओके, यानी कि आरटीजीएस का जो हमारा मैक्सिमम चार्जेस होता है वो होता है आपका 55 रुपीज़, और नेफ्ट का जो होता है वो 25 रुपीज़ होता है। इसमें और पूछता है कि आरटीजीएस से हम कितना पैसा भेज सकते हैं और नेफ्ट से हम कितना पैसा भेज सकते हैं। नेफ्ट से हम 50,000 से लेकर के 2 लाख तक रुपया भेज सकते हैं। ओके, यानी कि 2 लाख तक हम का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आरटीजीएस से हम 2 लाख से ऊपर कर सकते हैं, यानी कि 2 लाख से ऊपर हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है जो कि हमने नोट डाउन करके लाया हुआ था और आपके साथ शेयर किया। बाकी हम फिर कल के एग्जाम में कल का बताएंगे। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मुझे